जय हिंद फ्रेंड्स। मैं शिव प्रतिभा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। फ्रेंड्स, भूगोल की बात करें तो भूगोल को हम लोग दो 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 रूपों में बांट कर पढ़ सकते हैं। एक विश्व के भूगोल को और दूसरे जो है भारत के भूगोल को। चूँकि भारत के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें भारत के भूगोल से संबंधित क्वेश्चंस यानी प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। इस लिहाज से हम लोग जो है फ्रेंड्स सबसे पहले भारत के भूगोल को पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम विश्व के भूगोल को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, भारत के भूगोल में हम लोग पढ़ रहे थे तीसरे अध्याय, जिसमें भारत की भू आकृति का वर्णन दिया गया है और विभिन्न समय के कालखंड में भारत की जो भू आकृति है वो विभिन्न भूवैज्ञानिक संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। और फ्रेंड्स, इसे 6 श्रेणी में जो है विभाजित किया गया है भारत की भू आकृति संरचना को, और जिसमें हम लोग जो है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय पढ़ रहे थे। भारत के भौतिक विभाजन में जो है यानी कि भू आकृतिक प्रदेश में बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वत, जिसे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और पिछले सेशन में हम लोगों ने उसमें जाना कि भारत के दर्रों और घाटियों के बारे में। उसके बाद आज जो है यह जो सेशन रहने वाला है यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, और इसमें जो है यह उत्तरी मैदान को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व की सबसे अधिक आबादी जो है इस मैदान में निवास करती है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहाड़ों से, नदियों से, जो नदियों के अवसादों यानी कि नदियों के अवसादों से जो है इस मैदान का निर्माण हुआ है। और चूँकि नदियों के अवसाद में जो है भारी मात्रा में जीवाश्म उपलब्ध होते हैं, मृत पेड़ पौधे, जंतु होते हैं। यही कारण है कि यह जो क्षेत्र है उत्तरी मैदान, ये काफ़ी जो है उपजाऊ मैदान होता है, और इसमें जो है विभिन्न फसल उगते हैं। तो एक प्रकार से हम इसे फसल के कटोरा के रूप में जो है इस उत्तरी मैदान को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, उत्तरी मैदान में कृषि अधिक होती है, इसलिए जो है जनजीवन भी अधिक है। और चूँकि नदियां हैं तो यहाँ पर जो है प्राचीन सभ्यता से लेकर अभी वर्तमान में काफ़ी घने बसावट वाले शहर स्थित है। तो इसी उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है इसी पे रहने वाला है। फिर उसके बाद अगले सेशन में प्रायद्वीपीय पठार, फिर रेगिस्तान यानी कि भारतीय मरुस्थल, और फिर तटीय क्षेत्र वाले राज्य हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर अंत में द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चूँकि 6 भाग में डिवाइड किया गया है, तो हम लोग पहले भाग को कवर कर चुके हैं। आज जो है ये दूसरे भाग यानी कि उत्तर भारत का जो मैदान है इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये सारे मैदान बटे हुए हैं, पंजाब के मैदान भी हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा प्यारा भारत है, और इसमें देखते हैं कि उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है वो कहाँ है, जो कि काफ़ी विशाल आबादी को कवर करता है और काफ़ी उपजाऊ भी है साथ साथ। तो फ्रेंड्स, ये जो हरा वाला देख रहे हैं ये सारे जो भाग हैं ये उत्तरी भारत के मैदान कहलाते हैं। आप देख पा रहे हैं ये उत्तरी भारत के मैदान वाले क्षेत्र हैं। फ्रेंड्स, यह जो उत्तरी भारत का मैदान है इसका निर्माण कैसे हुआ है इसको जानते हैं। तो यदि आप मैप में देख पा रहे हो तो इसका निर्माण जो है मुख्यतः सिंधु बेसिन, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिंधु बेसिन, ये रहा आपका गंगा बेसिन, और ये रहा ब्रह्मपुत्र बेसिन। आप देख सकते हैं सिंधु बेसिन, गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्र नदी और इनके बेसिन में हुआ है, ये बेसिन वाले क्षेत्र हैं। और ये जो है चूँकि इन नदियों यानी कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो है लाई गई अवसादों से जो है इसका निर्माण हुआ है। और यह जो है सिंधु नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। ये रहा सिंधु नदी, और यहाँ पर जो है ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ तक ये क्षेत्र जो है मूल रूप से फैला हुआ है। यह एक समतल यानी कि एकदम प्लेन मैदान है। कैसा मैदान है? प्लेन मैदान है। और इसके जो है ऊंचावच यानी कि ऊपर खाबर में जो है एकदम कम अंतर है, एकदम जो है यानी इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं कि ये इस प्रकार से यानी कि एकदम हल्का अंतर है ऊपर खाबर। तो एक यह जो है एकदम प्लेन मैदान है। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो यह मैदान जो है पूरब से पश्चिम तक यानी कि ये पूरब से लेकर पश्चिम तक जो है ये टोटल जो है 3200 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर? 3200 किलोमीटर लंबा है पूरब से पश्चिम तक।
उसके बाद बात की जाए तो और लगभग जो है 150 से 300 किलोमीटर तक लगभग चौड़ा है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि लगभग जो है 150 से 300 किलोमीटर तक चौड़ाई है इसकी। और इस मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई, यानी कि अपने भारत में समुद्र तल की ऊंचाई चेन्नई से मापी जाती है, तो समुद्र तल की ऊंचाई की बात करें तो यह जो है 50 से लेकर 150 मीटर तक ही होता है समुद्र तल से ऊंचाई इस मैदान की। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना ऊबड़ खाबड़ है, ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ नहीं है। और इस क्षेत्र की जो उपजाऊ मिट्टी होती है, उपयुक्त जलवायु, ये जो है माने पर्याप्त जल आपूर्ति करती है, यानी कि चूँकि नदियों का जो है यह बेसिन होता है, तो पर्याप्त मात्रा में इस यहाँ पे जल मिलते हैं और जल अधिक मिलते हैं, तो इससे जो है कृषि कार्य में जो है ये काफ़ी विकास हुआ है। और यही कारण है कि काफ़ी जनसंख्या यहाँ निवास करती है, सघन जनसंख्या पाई जाती है, हाई डेंसिटी वाले इलाके होते हैं ये। और उत्तरी मैदान और उच्चावच के भौतिक लक्षणों के आधार पर बात करें तो इसको 5 महत्वपूर्ण प्रदेश में हम इसको भारत में जो है विभाजित कर सकते हैं इस उत्तरी मैदान को, यानी कि इसके ऊबड़ खाबड़ यानी कि ऊंचाई नीचाई, उच्चावच और भौतिक लक्षण यानी कि इसके फिजिकल जो लक्षण है इसके आधार पर जो हम इसको 5 प्रदेश में बांट सकते हैं। और तो फ्रेंड्स देखिए, इसे उच्चावच और भौतिक लक्षण के आधार पर, यानी कि मिट्टियों की ये जो भौतिक लक्षण होती है, भावर खादर तराई की मिट्टियों की, तो उनके आधार पर जो इसको 5 भागों में बांटा गया है। भावर पहले भाग की बात करें, और यहाँ जो है ये पर्वत आपको दिख रहे हैं, इसी से नदियाँ निकलती हैं। और पहले स्टेप में जो भाग आती है यहाँ पर ये जो कंकरीले क्षेत्रों से जो है नदियाँ गुजरती हैं, और ये भावर क्षेत्र कहलाती हैं, ये फर्स्ट है। दूसरे क्षेत्र की बात करें तो ये तराई क्षेत्र है, और यहाँ से नदियाँ जो है नीचे उतरती हैं ढलान वाले क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहते हैं। और ये जो है दूसरा प्रदेश इसमें विभाजित किया जा सकता है उत्तर भारत के विशाल मैदान को। वहीं तीसरे क्षेत्र की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ नदियाँ जो है पर्वत से नीचे उतरकर अब जो है मैदान में प्रवेश करने का जो है प्रयास कर रही है, तो इसे जो है भांगर के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो आगे जो है ये खादर होता है, और खादर वो भाग होते हैं जहाँ पर नदियाँ जो है कंटिन्यू प्रवाहित होती रहती है, और भांगर वो होते हैं जहाँ एक समय जो है सूखा माने कब बाढ़ आती है, फिर बाढ़ वाले समय ख़त्म होती है, तो ये भांगर वाले क्षेत्र होते हैं। और जहाँ कंटिन्यू नदी बहती रहती है तो ये खादर वाले क्षेत्र होते हैं। और अंत में जो बात करें फ्रेंड्स तो अंत में नदियाँ जब समुद्र में मिलती हैं तो उससे पहले जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार जो है इसे हम 5 भाग में बांट सकते हैं, भांगर, तराई, भांगर, और उसके बाद खादर और डेल्टा, ये 5 भाग में बांट सकते हैं। और आप इसे ट्रिक के माध्यम से भी ध्यान रख सकते हैं। इसका ट्रिक है भतवा खाने दे। तो भावर, तराई, बांगर, खादर और डे फॉर डेल्टा, तो इस प्रकार इसे आप ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स इन 5 भागों में किसके क्या गुण हैं इसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स बात करें तो भावर की बात करें तो यह जो है उत्तर भारत के शिवालिक गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को भावर कहा जाता है। तो मैप में देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं भावर की, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडस वाले क्षेत्र है, और यहाँ से लगभग तीस्ता तक के क्षेत्र जो कि सिक्किम में है, तीस्ता नदी, इस वाले क्षेत्र को हम भावर कहते हैं। और यह वह क्षेत्र है कि जहाँ से ये आप हिमालय पर्वत है, तो यहाँ से नदियाँ जो है आप देख सकते हैं, ये सब नदियाँ जो है नीचे उतर रही हैं। तो जहाँ से नदियाँ जो है नीचे उतरती हैं, पहाड़ों से नदियाँ जो है नीचे उतरती हैं, तो इस क्षेत्र को भावर कहा जाता है। और यह बात करें फ्रेंड्स तो यह जो है उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपद, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड, ये वाले भाग में जो है शिवालिक है, और इसके नीचे वाले भाग में यानी कि इसके ये मान लेते हैं शिवालिक है, तो इसके यहाँ पे गिरिपद इसका ये भाग हो गया। तो इस भाग में जो है यह गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से जो है यह सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक जो है यह फैला हुआ है। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो
यह भूभाग जो है हिमालय नदी के द्वारा जो है ऊपर से जितना भी पहाड़ है उसमें से जो चट्टान, पत्थर, कंकर ये सब जो है बह के आता है, तो वहाँ पर जो है यहाँ पे जमल रहता है। तो उसी जमाव पर जो है यह भाबर क्षेत्र पाया जाता है। यह लगभग 8 से 10 किलोमीटर जो है लगभग चौड़ा होता है, ये 8 से 10 किलोमीटर तक। और उसके बाद बात करें फ्रेंड, तो इस भूभाग में जो है छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, और ये जो है पत्थर, कंकर, बजरी ये सब जो देखते हैं जो पहाड़ों से कट कट के बह के जो है आया हुआ रहता है। तो इसके नीचे से चूंकि बहती है वो नदियाँ सब, तो इसलिए जो यहाँ पर ही बिला जाता है, दृश्य हो जाता है। तो इसलिए चूंकि नदियाँ यहाँ दृश्य हो जाती है, तो ये इसलिए ये वाला जो क्षेत्र है ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। अब बात करें फ्रेंड्स, तो आगे जो है अब तराई क्षेत्र की बात करते हैं। तो तराई क्षेत्र, अब यहाँ से नदी नीचे उतरेगी। तो अब जहाँ से ये नदी नीचे उतरने का प्रयास करती है और नीचे उतरती है, मान लेते हैं कि पहाड़ है, यहाँ तक आई, ये भाबर क्षेत्र हो गया, और यहाँ से ढूल गई। अब यहाँ से नीचे उतरेगी ये, तो नीचे उतरेगी तो ये हो गया तराई क्षेत्र। और यह क्षेत्र जो है भाबर प्रदेश के ये दक्षिण वाले क्षेत्र है, यानी कि इसके नीचा वाला क्षेत्र है। और यह जो है दलदली क्षेत्र है, इसमें जो है बारीक, यानी कि अब जो है बड़ा बड़ा पत्थर का टुकड़ा था ऊपर, अब नीचे छोटा छोटा कंकर, पत्थर, रेत और ये चिकनी मिट्टी से बना होता है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो यह जो है लगभग 10 से 20 किलोमीटर तक होता है तराई की चौड़ाई। और भाबर क्षेत्र में, यानी कि ऊपर वाला क्षेत्र में जो नदियाँ बिला जाता था, अदृश्य हो जाता था, वो जो है अभी तराई वाले नीचे वाले क्षेत्र में वो फिर से निकल जाएगा। और वर्षा जो है यहाँ अधिक होती है, तो तराई का विस्तार जो है पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक पाया जाता है। तो ये तराई वाला जो भाग की बात करें तो ये वर्षा चूँकि इस क्षेत्र में अधिक होती है, इसलिए जो है पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में जो है इसकी चौड़ाई अधिक पाई जाती है, क्योंकि इधर वाले क्षेत्र से वर्षा ऐसे घटती है। भारत के वर्षा की जो है यह माने नेचर है। तो फ्रेंड्स उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो इस क्षेत्र में जो है ढाल कम होता है और पानी बिखरा हुआ बहता है, इसलिए जो है यह क्षेत्र हमेशा जो है इसमें सदैव जो है पानी रहता है, नमी रहता है। और यह जो चूँकि नमी रहता है, तो यह क्षेत्र जो है कृषि के लिए, यानी कि गन्ना, चावल, गेहूँ के लिए जो है काफ़ी उपयुक्त है। और इस प्रकार जो है तराई क्षेत्र काफ़ी उपयुक्त क्षेत्र है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला जो क्षेत्र है वो उसे हम बांगर में बांट सकते हैं, और ये जो है तराई के बाद वाला क्षेत्र है। और ये बात करें फ्रेंड्स, तो उत्तर मैदान का जो है ये उच्च भूमि वाला क्षेत्र है, बांगर क्षेत्र। और इसके बाद जो है यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी से, यानी कि आया माने ऊपर पहाड़ से नदियाँ बह कर आईं और फिर जो है अभी इधर बह रही है, लेकिन पहले इधर बह रही थी। तो ये जो जलोढ़ मिट्टी से ये वाला जो क्षेत्र बना, ये क्षेत्र जो है ये बांगर कहलाएंगी। और इसका विस्तार जो है मुख्य रूप से पंजाब और उत्तर प्रदेश के, यानी कि इस वाले भाग में और इस वाले भाग में जो है इसका विस्तार पाया जाता है। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो यह जो है इसमें जो है कंकर भी पाए जाते हैं, और शुष्क क्षेत्रों में इसमें लवणीय और क्षारीय उत्पीड़न भी देखे जा सकते हैं, जिन्हें रेह या कल्लर कहा जाता है। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो बांगर क्षेत्र नदियों के बाढ़ वाले मैदान के तल से ऊपर स्थित होता है। बाढ़ वाला मैदान से के जो तल रहता है उससे ऊपर रहता है कौन क्षेत्र? बांगर क्षेत्र। और इसलिए जो है यहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता, क्योंकि ये इससे ऊपर रहता है। ये पहला पुराना मिट्टी है, अब नदियाँ इधर बह रही है, तो ये थोड़ा सा चूँकि ऊपर है, तो अब जो है नदी के बाढ़ का जल जो है यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। तो आप इसे समझ सकते हैं। और यह क्षेत्र जो है कृषि कार्य हेतु जो है कम उपयोगी होता है, और इसमें भूमिगत जल स्तर की गहराई जो है अधिक होती है। और ये पुराना हो चुका है, लेकिन लैंड में इसके नीचे वाले भाग में जो है जल स्तर की गहराई जो है एकदम नीचे होंगी। चूँकि नदियाँ अब इधर बाढ़ वाली पानी पहुंच नहीं पाती है, तो फिर से पुनर्भरण नहीं हो पाता है यहाँ के ज़मीनी स्तर का। तो यहाँ पर जो है नदियाँ अधिक नीचे पाई जाती हैं, गहराई में पाई जाती हैं, यानी कि भूमिगत जल स्तर जो है, नदियाँ नहीं सॉरी, भूमिगत जल स्तर गहराई में पाई जाती हैं। वो बांगर क्षेत्र में जो है फ्रेंड्स, ये बांगर प्रदेश में अब चूँकि यहाँ पर नदियों की पानी पहुँच नहीं पाती, तो नदियों की पानी नहीं पहुँच पाती, तो इसके नीचे अब ये जो है यहाँ पे पानी का पुनर्भरण नहीं हो पाता, तो लैंड में जो है फिर से पानी नहीं जा पाता, तो यहाँ पर जो है पानी अधिक गहराई में पाई जाती है। और चूँकि पानी नहीं पहुंच पाती, तो अब जो है ऊपर का, यहाँ का जो ऊपर वाले भाग का जो मुलायम मिट्टी होता है वो धीरे धीरे अब नष्ट हो गया है। तो नष्ट हो गया है, तो अब कंकरीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, और ये कंकरीली मिट्टी जो पाई जाती है इसको हम भूर कहते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो अगला जो पार्ट है
इसके मैंने अगला जो प्रादेशिक विभाजन बात करें तो वो जो है खादर क्षेत्र में बटा होता है, और यह जो है उत्तर भारत के मैदानों की निचली भूमि है जो नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा, यानी कि जहाँ से होकर नदी करंट में बह रही है, तो इस वाले क्षेत्र में जो भाग होंगे ये नया जलोढ़ मिट्टी से बना होता है। और इसमें जो है इसमें काप मिट्टी भी पाई जाती है। और इसके विस्तार की बात करें तो यह जो है यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश वाला भाग है, ये बिहार का भाग है, तो बिहार और वेस्ट बंगाल का ये भाग है, तो वेस्ट बंगाल में है। और खादर क्षेत्र जो है नदियों के निचले हिस्से में स्थित होती है, जिस पर जो है बाढ़ के समय जलोढ़ की, यानी कि जब जब बाढ़ आएगा तो इस पर जो है जलोढ़ का नया नया परत जम जाएगा। और यह क्षेत्र जो है कृषि कार्य हेतु काफ़ी उपजाऊ होता है। और इसमें भूमिगत जल स्तर, चूँकि बाढ़ जो है यहाँ इस क्षेत्र में बार बार आती है, तो बार बार चूँकि भूमिगत जल के स्तर का पुनर्भरण होता रहता है, तो इसलिए जो है इसमें भूमिगत जल स्तर जो है काफ़ी अधिक होती है। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो खादर भूमि की, माने कि इस मिट्टी में जो है चीका की अधिकता अधिक होती है, और इस चीका में जो है नमी धारण करने की क्षमता जो है, जो कि इस चीका की बात करें तो इसमें जो है नमी, जो कि इसे नमी धारण करने की क्षमता प्रदान करती है इस मिट्टी को। फ्रेंड्स बात करें तो यह क्षेत्र जो है, यह इस क्षेत्र की मिट्टी की बात करें तो चावल, जूट, गन्ना, गेहूँ, दलहन, तिलहन, इन सब की कृषि के लिए जो है इस क्षेत्र की मिट्टी, यानी कि खादर क्षेत्र की जो मिट्टी होती है वो प्रसिद्ध होती है। अब अंतिम इसके भाग बच जाते हैं डेल्टा। और डेल्टा की बात करें फ्रेंड्स तो ये जो है ये डेल्टा ये भाग होते हैं कि जिसमें नदियाँ जो है अपनी पूरी जल जाके वो समुद्र में मिलने वाली होती हैं, और उससे जो है ये महासागर में मिलने से पहले जो है ये अपने मुहाने पर जो है डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये खादर का जो मैदान होता है उसी का बढ़ा हुआ भाग होता है। और इसका विस्तार की बात करें तो ये निचली गंगा घाटी, यानी कि वेस्ट बंगाल, इसमें पाया जाता है। यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में डेल्टा पाया जाता है। और इसमें जो है पुराना व नया पंख तथा दलदल भी सम्मिलित है, यानी कि पुराना भी पंख होता है, नया भी पंख होता है, और दलदल इस सब को सम्मिलित कर सकते हैं। यहाँ उच्च भूमि को चार कहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो ऊंचा वाला भूमि, यानी कि जो पहले डेल्टा जमा उस वाले भूमि को हम चार कहते हैं। तो ये जो है पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोगों ने इसे ऊंचाबच और भौतिक लक्षण के आधार पर 5 भाग में बांटकर पढ़ लिया कि इसके ऊंचाई और इसमें जो भौतिक लक्षण पाए जाते हैं इनकी मिट्टियों में, पानियों में, यहाँ के फसलों में। तो इसलिए इनके भौतिक लक्षण के आधार पर हमने 5 भाग में बांटकर पढ़ा। अब जो है फ्रेंड्स हम लोग उत्तरी भारत के विशाल मैदान को प्रादेशिक आधार पर जो है 4 भाग में बांट सकते हैं। इसको हम प्रादेशिक आधार पर हम लोग इसके 4 भाग में बांट सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर उत्तरी मैदान में इसे हम प्रादेशिक आधार पर सिंधु के मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, और थोड़ा सा जो है इसमें एक राजस्थान का भी मैदान जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार हम इसे 4 भाग में प्रादेशिक आधार पे बांट के पढ़ सकते हैं। तो ये सिंधु के मैदान की बात करें तो इसे हम पंजाब के मैदान भी कह सकते हैं, और ये गंगा का मैदान है, ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है, और यह राजस्थान का मैदान है। तो प्रादेशिक आधार पर इसे हम 4 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं कि पंजाब के मैदान में क्या है, गंगा के मैदान में क्या है, ब्रह्मपुत्र के मैदान में क्या है, और राजस्थान के मैदान में क्या है। अरे हो तो यहाँ पे राजस्थान का मैदान, और ये वाला क्षेत्र जो है ये सिंधु का मैदान या पंजाब या हरियाणा का मैदान, और ये पूरा क्षेत्र जो है गंगा का मैदान, यानी कि ये ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, और यहाँ पे देख सकते हैं निम्न गंगा का मैदान। और फ्रेंड्स ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र ब्रह्मपुत्र के मैदान में। तो इस प्रकार जो हम इसे उत्तरी भारत के विशाल मैदान को प्रादेशिक आधार पर 4 भागों में बांट सकते हैं। ये पंजाब और सिंध वाले मैदान की बात करें तो ये जो है आप देख रहे हैं पंजाब का मैप है, फिजिकल मैप, और ये पंजाब के मैदान की हम बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स सिंधु और इसकी सहायक नदी, जिसमें आप देख सकते हैं झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, ये इन सारी नदियों के द्वारा जो है ये इस मैदान का निर्माण होता है, पंजाब के मैदान का। और इसका भौगोलिक विस्तार जो है भारत पाकिस्तान, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान वाला इलाका, ये पूरा यहाँ से इधर पाकिस्तान होता है, तो ये पाकिस्तान वाला इलाका है, और ये भारत पाकिस्तान दोनों में है। भारत में पंजाब के मैदान के अंतर्गत जो है आप देख सकते हैं ये भारत वाले हिस्से में पंजाब के मैदान के अंदर, तो ये देख रहे हैं बाड़ी दोआब
और बिस्त दोआब, बारी दोआब और बिस्त दोआब के क्षेत्र आते हैं, जो कि ये कृषि के दृष्टि के से जो है ये काफ़ी माने उपजाऊ क्षेत्र है, यानी कि भारत में ये कृषि की दृष्टि से काफ़ी डेवलप क्षेत्र है, बारी दोआब और बिस्त दोआब। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो पंजाब की पुरानी जलोढ़क भूमि, जो कि माने आपने जो पुरानी जलोढ़क भूमि को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, तो आप जानते हैं। तो इसे जो है यहाँ पर पंजाब में बैड लैंड के नाम से जाना जाता है, और बैड लैंड का मतलब होता है अनुर्वर भूमि, यानी कि जिस पर उर्वरा नहीं हो रही है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो पंजाब के पर्वत पदीय मैदान में नदियों के द्वारा अपरदन से निर्मित भूमि को, यानी कि पर्वत ऊपर वाले भाग से उसके नीचे वाले भाग में, पर्वत के पाद वाले भाग में, पैर वाले भाग में नदियों के द्वारा अपरदन से निर्मित भूमि को चास या चूस भी कहते हैं। तो ये जो है पीटी की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, चास या चूस के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार के चूस जो है पंजाब के होशियारपुर जिले, आप यहाँ देख सकते हैं, ये होशियारपुर है। इस होशियारपुर जिले में जो है काफ़ी अधिक मात्रा में ये चास या चूस पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, दो नदियों के बीच स्थित भूमि को आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्यास नदी है और ये सतलज नदी है, और दो नदियों के जो बीच स्थित भूमि होती है इसे दोआब के नाम से जानते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये बिस्त दोआब के नाम से जाना जा रहा है। चूँकि यह ब्यास और सतलज के बीच में है, इसलिए बिस्त दोआब के नाम से जाना जा रहा है। वहीं पे रावी और ब्यास के बीच की बात करें तो ये बारी दोआब से, यानी कि ब्यास और रावी के नाम से जाना जा रहा है। इसी के नाम से इसका शॉर्ट फॉर्म है BA, यानी कि ब्यास, और राफोर रावी। उसके बाद रचना दोआब की बात करें तो रचना दोआब जो है रावी और चेनाब के बीच में है। वही चच दोआब जो है चेनाब और झेलम के बीच में, और सिंध सागर दोआब जो है वो झेलम, चेनाब और सिंधु के बीच में है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यह जो है पंजाब के मैदान का जो है विस्तृत वर्णन है। आगे बात करें फ्रेंड, तो आगे हम बात करेंगे गंगा के मैदान के बारे में की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं मैप में, ये पूरा क्षेत्र जो है ये गंगा के में, ये वेस्ट बंगाल से लेकर ये बिहार वाला क्षेत्र हो गया, फिर यहाँ आ जाइए, ये उत्तराखंड के थोड़ा सा क्षेत्र को कवर करते हुए ये पूरा जो है ये गंगा के मैदान में शामिल है। और इधर जो है फर्स्ट ये जो है जो कि हरियाणा से लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के साइड, दिल्ली की साइड, ये ऊपरी गंगा के मैदान कहलाते हैं। फिर उसके बाद मध्य गंगा के मैदान आती हैं, जिसमें बिहार उत्तर प्रदेश शामिल है। फिर उसके बाद निम्न गंगा के मैदान आती हैं, जिसमें पश्चिम अंग बंगाल का जो है ये निचला हिस्सा शामिल है। तो इसे हम गंगा के मैदान के रूप में फ्रेंड्स हम लोग समझ सकते हैं। ये गंगा के मैदान के रूप में आप देख पा रहे हैं मैप में, जिसे गंगा के मैदान को हम 3 भाग में, ऊपरी गंगा के मैदान, मध्य गंगा के मैदान और निम्न गंगा के मैदान में बांट सकते हैं गंगा के मैदान को। फ्रेंड्स, ऊपरी गंगा के मैदान की बात करें तो इस ऊपरी गंगा के मैदान को हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक रुहेलखंड का मैदान जो कि ऊपरी हिस्सा, और ये रुहेलखंड का मैदान कहलाता है। वही निचले हिस्से की बात करें तो निचला हिस्सा जो है ये अवध का मैदान कहलाता है, तो आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक वैसे ही मध्य गंगा के मैदान को भी जो है फ्रेंड्स हम 2 भाग में बांट सकते हैं। एक हो गया पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, जो कि ये वाला भाग है, और ये जो है बिहार का पूरा मैदान है, तो इसे हम मध्य गंगा के मैदान के रूप में, इसमें यूपी और बिहार शामिल है, इसे 2 भाग में बांट सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद बात करें तो निम्न गंगा के मैदान की बात करें तो निम्न गंगा के मैदान को हम वेस्ट बंगाल में इसे हम बांट सकते हैं। तो ये निम्न गंगा के मैदान में वेस्ट बंगाल शामिल है। फिर उसी प्रकार बात करें फ्रेंड्स, ये बिहार वाले क्षेत्र में जो आप देख रहे हैं, जो कि मध्य के गंगा के मैदान में, इस बिहार के मैदान को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। और ये वाला भाग जो है मिथिला का मैदान है। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो एक सारण का मैदान है और एक जो है मगध का मैदान है। तो 3 भाग में जो है सारण, मिथिला और मगध, इस बिहार के मैदान को 3 भाग में बांट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कि गंगा के मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्रों में जो है। और गंगा तथा उसकी सहायक नदियों से जो निर्मित मैदान है, इसको 3 भाग में बांटते हैं, ऊपरी, मध्य और निम्न गंगा के मैदान में। इस गंगा के मैदान की जो रचना हुई है एक अग्रगर्त के रूप में हुई है। और ये अग्रगर्त बनी कैसे? अग्रगर्त को जो है इंग्लिश में फोरडिप कहते हैं, और ये चूंकि प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है इसलिए मैंने इसे बता दिया कि अग्रगर्त के रूप में हुई है। यह अग्रगर्त बनी कैसे? तो ये बनी ऐसे कि जब प्रायद्वीपीय भूखंड ने हिमालय के दक्षिणी प्रसार को रोकने का प्रयास किया, तो हिमालय में जो उच्च बलन थे
उसके सामने जो है, उसके समक्ष जो है एक अग्रगर्त यानी कि फोर डिप बन गया, निर्मित हो गया, जो कि धीरे धीरे हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ थी उसके अवसादों से यानी कि जीवाश्म मृत पेड़ पौधे जंतुओं से धीरे धीरे भर गया, और जिससे जो है अंततः जो है ये विशाल गंगा के मैदान का निर्माण हुआ। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। गंगा के मैदान में जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा जो है होने वाली वर्षा की मात्रा में समुद्र से दूरी के बढ़ने के कारण जो है कमी आती है। तो क्यों कमी आती है इसे भी समझ सकते हैं कि गंगा के मैदान में जब भी हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे, और ये जो है पूर्व है वाले भाग है और इधर जो है ये पश्चिम वाले भाग है, तो इस पश्चिम वाले भाग की ओर जाने पर जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा होने वाली वर्षा की मात्रा में, तो ये इसके नीचे क्या है, बंगाल की खाड़ी, ये पूरा क्षेत्र, तो इस बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो है वर्षा होती है, और उसी वर्षा से होने वाली मात्रा में जो है समुद्र से दूरी बढ़ने के कारण, चूंकि समुद्र इधर है और इधर यहाँ पर, तो फिर इधर अरब की खाड़ी है, तो यहाँ चूंकि समुद्र यहाँ से जो है दूर है और यहाँ से भी दूर हो गया, तो इन क्षेत्रों में यहाँ जैसे जैसे समुद्र से दूरी घटती है वर्षा की मात्रा भी जो है घटती जाती है, यानी कि माइनस होती जाती है। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो मध्य गंगा का मैदान जो है, ये वाला भाग, ये मध्य गंगा का मैदान है, और ये जो बाढ़ से जो है यह काफ़ी प्रभावित क्षेत्र है। आप जानते हैं कि बिहार जो है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में भी जो है बाढ़ आती है। और मध्य गंगा के मैदान में जो है गोखुर यानी कि ओक्सबो लेक अधिक पाई जाती है। ऑक्सबो लेक जो है अधिक पाई जाती है। गोखुर झील का मतलब ये हुआ कि नदियाँ जो है जब अपना रास्ता चेंज करती है, तो इस वाले क्षेत्र में ये जो है थोड़ा इसमें पानी जमा वाला क्षेत्र जो है छूट जाता है, और ये क्षेत्र जो है ऑक्सबो लेक के नाम से प्रसिद्ध होती है, यानी कि ऑक्सबो लेक कही जाती है। तो इसे आप समझ सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो चूँकि ऑक्सबो लेक इसमें अधिक पाई जाती है, क्यों पाई जाती है अधिक, क्योंकि इसमें नदियाँ जो है विसर्प रूप में यानी कि ऐसे ऐसे बहने लगती हैं, तो ये जो क्षेत्र छूट जाता है ऐसे ऐसे बहने के कारण, तो इसलिए जो है यह क्षेत्र ऑक्सबो लेक के रूप में जानी जाती है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो गंगा के मैदान में जो है जहाँ तहाँ देखा जाए तो गड्ढा पाया जाता है, यानी कि गर्त पाया जाता है, डीप पाया जाता है। जैसे पटना के निकट जो है जल्ला गड्ढा पाया जाता है, तो उसे जल्ला कहते हैं। मोकामा में बात करें तो उसको बिहार के मोकामा में उसको टाल कहा जाता है। जबकि पश्चिम बंगाल में जो जल से भरा ऐसा जो गेट होता है, जो क्षेत्र होता है, उसको बील के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिम बंगाल में इसको बील के नाम से इस गर्त को जाना जाता है। उसके बाद बात करें हम, तो जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिले का जो है पर्वतीय भाग, ये तराई क्षेत्र का द्वार कहलाता है, और द्वार उसे कहते हैं। तराई क्षेत्र के द्वार की बात करें तो ये जो है आप देख सकते हैं कि जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर है, और यह पर्वतीय, यह जो है ये तराई क्षेत्र का जो है द्वार कहलाता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, हम लोगों ने ऊपरी गंगा मध्य गंगा के मैदान को जाना फ्रेंड्स, और ये जो है निम्न गंगा का मैदान है। तो आइए देखते हैं कि मध्य गंगा के मैदान में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है और निम्न गंगा के मैदान में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है। ये मध्य गंगा के प्रशासकीय खंड से आप इसे समझ सकते हैं अच्छी तरह से। तो आप देख सकते हैं कि इधर वाला जो भाग है ये अपर गंगा का मैदान है, और अपर गंगा के मैदान के बाद हम लोग ये मध्य गंगा के मैदान की बात करेंगे, तो जिसमें आप देख सकते हैं कि ये पश्चिम चंपारण ये जो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं पूर्वी चंपारण, फिर शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, फिर उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, उसके बाद गोपालगंज, सिवान आप देख सकते हैं। उसके बाद करें वैशाली यहाँ है। उसके बाद बात करें समस्तीपुर देख सकते हैं 19 नंबर पे, बेगूसराय 20 नंबर पे यहाँ है। उसके बाद 22 नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं भागलपुर है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ बांका भी शामिल है 23 नंबर पे, बांका। और फिर उसके बाद बात करें मुंगेर 24 नंबर पे, 25 नंबर पे यहाँ लखीसराय, शेखपुरा जो कि 26 नंबर पे, यहाँ 27 नंबर पे नालंदा है, 28 नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं पटना है, यहाँ पे पटना वाला क्षेत्र है जहाँ से गंगा नदी बहती है। फिर ये बक्सर का क्षेत्र है 30 नंबर पे, बक्सर का क्षेत्र आप ये देख सकते हैं। फिर कैमूर की बात करें
31 नंबर पे कैमूर यहाँ पे क्षेत्र है ये। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स औरंगाबाद 33 नंबर पे, आप औरंगाबाद यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स 35 नंबर पे नवादा, तो नवादा भी यहाँ पे देख सकते हैं। जामुल, जहानाबाद, अरवल, अंबेडकर नगर, ये सब जो है पूरे यूपी के क्षेत्र हैं। संत कबीरदास, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर और इलाहाबाद, ये सारे क्षेत्र जो है फ्रेंड्स मध्य गंगा के मैदान में शामिल है। फिर आगे बात की जाए निम्न गंगा के मैदान में, तो निम्न गंगा के मैदान में फ्रेंड्स ये देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में ये पूरा क्षेत्र जो है निम्न गंगा के मैदान में शामिल है। और इसमें जलपाईगुड़ी, कुचबिहार, दिनाजपुर, ये मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बर्धमान, नदिया जिला 24 परगना, हुगली, बाकुंडा, मिदनापुर, हावड़ा, कोलकाता 24 परगना और फिर मिदनापुर पूर्व, ये पूरे क्षेत्र जो है ये निम्न गंगा के मैदान में शामिल है। और ये जो क्षेत्र है, ये अगले क्षेत्र की बात करें तो ये राजस्थान का मैदान है। और इसका विस्तार जो है पश्चिम में बात करें तो अरावली पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक है, यानी कि ये अरावली पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक जो है इसका विस्तार है। और उसके बाद बात करें उत्तर में तो पंजाब हरियाणा के मैदान तक, ये आप देख सकते हैं ये पंजाब है और ये हरियाणा है, इसके मैदान तक। और उसके बाद बात करें दक्षिण में तो गुजरात के मैदान तक है, और ये गुजरात वाला हिस्सा है, इसके मैदान तक जो है इसका पूर्ण रूप से विस्तार है। राजस्थान का मैदान तथा केंद्रीय उच्च भूमि के बीच अरावली पर्वत जो है ये यहाँ पर एक विभाजक रेखा का कार्य करता है। राजस्थान के मैदान और केंद्रीय उच्च भूमि के बीच, और केंद्रीय उच्च भूमि ये दिल्ली वाला भाग जो है केंद्रीय उच्च भूमि आता है। केंद्रीय उच्च भूमि में गंगा के ऊपरी मैदान शामिल होते हैं। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है राजस्थान के मैदान में राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल की जो है विभाजक रेखा है। तो एक फैक्ट के रूप में इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है ये राजस्थान के थार मरुस्थल में विभाजक रेखा के रूप में है। उसके बाद राजस्थान बांगर की उर्वर भूमि को रोही कहते हैं। तो यहाँ पर जो बांगर भूमि पाई जाती है और जिसमें जो उर्वर भूमि होती है इसे रोही के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे ये पीटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो राजस्थान के मैदान में थार मरुस्थल की बात करें तो ये थार मरुस्थल जो है खनिज तेल, जिप्सम और नमक के भंडार की दृष्टि से जो है भारत का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। फिर से सुन ले, खनिज तेल, जिप्सम और नमक के भंडार की दृष्टि से भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ कृषि हेतु जल संसाधन के लिए इंदिरा गांधी नहर का भी विकास हुआ है, कृषि हेतु जल संसाधन के लिए। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो राजस्थान के मैदान में सांभर झील जो कि भारत की सबसे बड़ी झील, इसलिए इसे लिख देते हैं सांभर झील की बात करें फ्रेंड्स तो सांभर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। तथा लूनी जो है, लूनी ये इस वाले मैदान में प्रमुख नदी है, और यहाँ पे लूनी भी लिख देते हैं। लूनी जो है इस मैदान की प्रमुख नदी है। इस क्षेत्र में जो है पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अफवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बालसन के नाम से जानते हैं। तो पहाड़ी से जो घिरा क्षेत्र होता है अभिकेंद्रीय अफवाह से, उस वाले विस्तृत समतल गर्त को यानी कि गड्ढे को बालसन के नाम से जानते हैं। उसके बाद चौरस तथा प्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को प्लाया कहते हैं। छोटी छोटी झीलें पाई जाती हैं जिसे हम प्लाया के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर प्लाया जो है ये पीटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसे ध्यान रखना है कि चौरस तथा प्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को प्लाया के नाम से जानते हैं। सांभर झील की बात करें तो सांभर झील जो है बालसन का जो है काफ़ी एक अच्छा उदाहरण है सांभर झील। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो डीडवाना, कुचामन, सरगोल तथा अन्य झीलें ये सब जो है प्लाया के टाइप के उदाहरण है। डीडवाना, कुचामन, सरगोल जो कि राजस्थान के मैदान में ही पाई जाती हैं, और ये झीलें जो है प्लाया के एग्जाम्पल है। समस्त मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीले टीले तथा बरखान पाए जाते हैं। बालू के रेत वाले टीले और बरखान पाए जाते हैं जो कि बालू के से बनी आकृति होती है। उसके बाद राजस्थान मैदान का एक बड़ा भाग बालुका स्तूपों से यानी कि बालू के स्तूपों से जो है ढका हुआ है। तो ये जो है फ्रेंड्स हम लोग बात कर रहे थे राजस्थान के मैदान की। बात करें तो ये जो है ये ब्रह्मपुत्र का मैदान ये वाला इलाका कहलाता है। और आइए देखते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान क्या है। इसमें ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ये ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित किया गया विशाल मैदान का जो है सुदूर पूर्वी भाग है। यानी इस मैदान, ये पूरे मैदान की बात करें उत्तर भारत के विशाल मैदान के, इसका जो है एकदम पूर्वी भाग है। उसके बाद बात करें तो मैदान का जो है समान ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर बंगाल की खाड़ी की तरफ है। यानी कि दक्षिण की तरफ और पश्चिम की तरफ जो है बंगाल की खाड़ी तरफ जो है ऐसे इसका ढाल है।
उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो ढाल प्रबलता के कम होने के कारण इस क्षेत्र में जो है कई नदी द्वीप बन गए हैं, यानी कि ढाल जो है ढाल की प्रबलता कम है और इसलिए इस क्षेत्र में जो है कई नदी द्वीप भी पाई जाती है और उसी में एक माजुली द्वीप का नाम आता है। तो माजुली द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र के नदी बेसिन में पाई जाती है। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो असम घाटी के उत्तरी किनारों का ढाल खड़ा परंतु दक्षिणी किनारे का ढाल मेघालय की तरफ मंद पाया जाता है, यानी कि ये असम वाला हिस्सा है और इसके उत्तरी किनारों का ढाल जो है ये खड़ा पाया जाता है, जबकि मेघालय वाले हिस्से में बात करें नीचे वाले हिस्से में तो वो जो है मंद पाया जाता है। और यह मैदान जो है भारत के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है, यानी कि सबसे अधिक तो नहीं है, सबसे अधिक उपजाऊ मैदान गंगा का मैदान, जबकि सबसे अधिक उपजाऊ मैदानों में से एक इसमें भी ये भी शामिल है ब्रह्मपुत्र का मैदान। और यहाँ मुख्य रूप से जो है फ्रेंड्स बात करें तो चावल और पटसन की जो है खेती की जाती है और ब्रह्मपुत्र मैदान के कुछ भागों में सहायक नदियों द्वारा निर्मित शंकुओं के निर्माण से प्रवाह मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण गोकुल झील, बील, दलदल और तराई क्षेत्र भी जो है बने हुए हैं। और जिस गोकुल झील के बारे में हमने जाना कि जैसे नदियाँ विसर्प होकर चलती हैं, कटाव कर चलती हैं, अपने रास्ते छोड़ देती हैं, तो इन क्षेत्रों में छोटी छोटी झीलें बन जाती हैं जिसे गोखुर झील कहते हैं। बील बन जाते हैं जो दलदल भूमि होती हैं। और उसके बाद बात करें फ्रेंड तो ये जो है तराई क्षेत्र में, ये ब्रह्मपुत्र वाले क्षेत्र में बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार जो है हमने इस सेशन में हम लोगों ने उत्तरी भारत के मैदान के बारे में जाना और स्थलाकृति जो कि उत्तरी पर्वत जो कि हिमालय वगैरह इसमें शामिल है, ये मैदान को जिसको इस सेशन में हमने कवर किया। और अगले सेशन में फ्रेंड्स हम लोग रेगिस्तान यानी कि भारत के मरुस्थल के बारे में जानेंगे। तो ये तीसरा टॉपिक जो है अगले सेशन में कवर किया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।